नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के कर्मचारियों ने गोरखपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक पर मनमानी का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी विभिन्न मांगों पर जिला विद्यालय निरीक्षक कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण उन्हें प्रदर्शन पर मजबूर होना पड़ा। गोरखपुर में यूपी माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि वेतन प्रोन्नति सहित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं, जिन्हें लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण उनका कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी के कारण विरोध में कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। क्योंकि एक प्रमोशन की फाइल जो पिपराइज कोऑपरेटिव की है वो 1.5 वर्षों से फाइल पड़ी हुई है। एक ने एक आपत्ति लगाना है तो आप पूरी आपत्ति एक ही साथ लगा दीजिए, लेकिन एक आपत्ति जब आती है तो दूसरा आपत्ति फिर लग करके जल जाता है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, जितने कर्मचारी बैठे हैं कुछ न कुछ सबकी समस्याएं हैं। जो भी कर्मचारी की मांग है नियमानुसार सब निष्पादित की जा चुकी है। ऐसी कोई मांग नहीं है जो कि नियमानुसार निष्पादित ना की गई। उनको बता भी दिया गया है और ऐसा कोई प्रकरण ऐसा नहीं है जो कि हमारे जिला विद्यालय से गंभीर। यूपी माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन के कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बढ़ते वायु प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब फसल अवशेष यानी पराली जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही लाउड स्पीकर और पोस्टर के माध्यम से पराली न जलाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। मुख्य सचिव ने ग्राम स्तर पर प्रधान की जवाबदेही सुनिश्चित कर कार्रवाई करने की भी बात कही है। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति योगी सरकार पहले से सतर्क हो गई है। किसी गांव में पराली जलती है तो संबंधित किसान के साथ ही वहां के प्रधान की भी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। गांव में पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर के माध्यम से पराली न जलाए जाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक खेतों में फसल के कटने के बाद पराली को मौके पर ही डिस्पोज कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं और लापरवाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 10 से 16 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चल रहा है। इस दौरान सभी अस्पतालों और सरकारी भवनों की साफ सफाई कराई जाए। गोंडा जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घर में सो रही 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। तेजाबी हमले में झुलसी बहनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बड़ी बहन का चेहरा इस हमले में झुलस गया। गोंडा जिले में 3 बहनों पर एसिड अटैक की बड़ी घटना सामने आई। परसापुर थाना क्षेत्र के पक्का गांव में घर में सो रही 3 बहनों पर एक दबंग युवक ने तेजाब फेंक दिया। एसिड अटैक में बड़ी बहन गंभीर रूप से झुलस गई, वहीं बाकी बहनों पर भी तेजाब के छींटे पड़े। आनंद फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी बहन का चेहरा एसिड अटैक में झुलस गया, वहीं बाकी 2 बहनों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। घटना की सूचना पाते ही परसापुर पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे लड़की जब तेजाब पड़ा तो इसने चिल्ला के जब फट से जी न पाई, फट से पल्ला हमने खोल के बाद अकौरी में अपने ले लिए। हम कह मुन्नी का सिलेंडर से आग लाग गया है तो नहीं, जब हम आए जलने लगी तो हमको डाल दिया। कितने लोग सो रहे थे? 3 लोग। तीनों कौन है? तीनों हमारी लड़की है। बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है, अभी तक किसी पे शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है, मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहाँ पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना ने न सिर्फ लोगों की जान ली है, उन्हें बीमार बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर भी हमला किया है।
कोरोना गाइडलाइंस के कारण इस बार दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारों पर वैसा रंग नहीं दिख रहा है जैसा कि हर बार दिखाई देता है। इस बार मूर्ति स्थापना को इजाजत न मिलने से इससे जुड़े मूर्तिकार और तमाम दूसरे लोग संकट में आ गए हैं। नवरात्र, दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर स्थानीय और बंगाल से आए मूर्ति कलाकार मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन से अनुमति न मिलने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के साथ पूजा कमेटियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है। कोरोना के चलते प्रतिबंधों से मूर्तिकार और इस काम से जुड़े तमाम लोग तंगहाली से जूझ रहे हैं। अपनी दिक्कतों को लेकर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसी गाइडलाइन जो भी जारी की जाए वो हम लोगों के हमारे हित में हो, सबके हित में हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा परिवार आधा कमर खुद बहुत ज़्यादा टूट गया। उसके बाद अगर इस समय अगर प्रशासन ने हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों का पूरा परिवार भूखमरी के कगार पे आके खड़ा हो जाएगा। उसको जो है विसर्जन किया जाता है, तो इसके लिए SOP आई है, वो सब निर्देश जारी करके और उसकी बैठकें जो है कुछ जगह हो गई हैं, कुछ जगह प्रोसेस में है। सब जगह हम लोग बैठक करके पूजा समितियों से बैठक करके उसमें उनसे बात करके उसका अनुदान सुनिश्चित कराएंगे। मूर्तिकारों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली एक विशेष महत्व रखता है। मूर्तिकार तरह तरह की मूर्तियां बनाकर अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वहीं दुर्गा पूजा कमेटियां जगह जगह पंडाल और झांकी लगाकर प्रतिमाओं की स्थापना करती हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ती है। लेकिन कोरोना की मार ने न सिर्फ इंसानों से उनके रहन सहन का अंदाज छीन लिया है, बल्कि रोजी रोटी छीनकर भुखमरी की तरफ भी धकेल दिया है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उपचुनाव वाले जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार संवाद कर रहे हैं। साथ ही सेक्टर प्रभारियों से भी बूथ पर तैयारी की जानकारी ले रहे हैं। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो लोग के बीच में जाकर बीजेपी सरकार की खामियों को उजागर करें, साथ ही उन्हें अखिलेश सरकार के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बताएं। सवाल जो आजम खां की सीट है, आदरणीय आजम खां साहब की, वहाँ पे चुनाव सरकार जानबूझ के नहीं कराना चाह रही है। दूसरी 4 कैंडिडेट हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिए हैं। 2 बच्चा है, एक देवरिया है, एक बांगरमऊ है। दोनों पर रणनीति हमारी एकदम क्लियर कट है। हम एक रालोद को दे दी और दूसरा 2 सीटों पे आज शाम तक प्रत्याशी का डिक्लेरेशन होना है। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 सीटों में 1 सीट पहले ही आपसी समझौते से राष्ट्रीय लोकदल को दी जा चुकी है। अब 6 सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहले से कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और आज 2 सीट यानी उन्नाव के बांगरमऊ और देवरिया की सीट पर प्रत्याशियों के नाम घोषित होने हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से बुलंदशहर सदर सीट से राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। बाकी 6 सीटों पर आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर गठबंधन की राजनीति पर आगे बढ़ सकती है। यही वजह है कि उपचुनाव में आरएलडी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के हित में बड़ा फैसला करने जा रही है। सरकार महिलाओं को वक्फ संपत्तियों से जोड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को 20 अक्टूबर तक कार्य योजना बनाकर भेजने को कहा। इससे पहले योगी सरकार 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपए सालाना पेंशन देने की घोषणा कर चुकी है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को वक्फ संपत्ति से जोड़ने की कार्य योजना शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के माध्यम से तैयार कराई जाएगी। इसके तहत कई वक्फ संपत्तियों की दुकानों को किराए पर देने में इन महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। साथ ही वक्फ की आवासीय योजना में उन्हें घर भी दिए जाएंगे। 3 तलाक से प्रभावित अल्पसंख्यक महिलाओं को वक्फ संपत्ति से जोड़ने के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को 20 अक्टूबर तक कार्य योजना बनाकर भेजने को कहा है। योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह हम महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक को ख़त्म किया, उसी तरह जो आज पीड़ित महिलाएं हैं जिनका घर
में परेशानी है, रोज़ी रोज़गार में परेशानी है, उनके लिए जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको उस पर उन्होंने दुकानें बनाने का 20 अक्टूबर तक के उन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों सेंट्रल बोर्ड से उसमें संपत्तियों से इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इससे पहले योगी सरकार 3 तलाक से प्रभावित महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह यानी कि 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार ने 3 तलाक से पीड़ित 7,000 महिलाओं की पहचान की है। मामले की FIR या फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का मुकदमा इसका आधार होगा। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 मामलों में जमानत दे दी है, लेकिन इसके बाद भी आजम खान को फिलहाल जेल में रहना होगा। उनके वकील सफदर काजमी ने यह जानकारी दी। आजम खान को यह जमानत बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और एक दुकान के रेंट को लेकर मुकदमे में मिली है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। एक मामला आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला एक दुकान के रेंट को लेकर दर्ज मुकदमे का था। हालांकि दोनों मामलों में जमानत के बाद भी आजम खान को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ कई मामले और भी दर्ज हैं। आज 2 अहम मामलों में जजमेंट रिजर्व था, उसके आज डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए डेट फिक्स थी। आज जजमेंट डिलीवर हुआ है और उन दोनों मामलों में आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी श्रीमती तजीन फातिमा, तीनों को बेल ग्रांट करी है कोर्ट ने। इस जमानत मिलने के बाद अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ और मामले हाई कोर्ट में और कचहरी में पेंडिंग हैं, जिसमें जमानत मिलने के बाद वो आ पाएंगे। आज की डेट में 4 और ऐसे मामले हैं। इससे पहले आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की अदालत से बीते 7 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जे के 3 मामलों में जमानत मिली थी। फिलहाल सपा सांसद आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन जारी है। देवरिया में जहां बीएसपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा, तो वहीं कानपुर देहात की खाटमपुर सीट से बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। देवरिया सदर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी उम्मीदवार अभयनाथ त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी कार्यालय से समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे बीएसपी उम्मीदवार ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है और जीत कर आने पर वो जिले के विकास के लिए काम करेंगे। यही कहना है कि बीएसपी से मैं चुनाव पिछली बार भी लड़ा था और इस बार तो जनता भी समझ चुकी है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई पिछली बार, तो जनता ही तैयार है अगले लोगों को हराने के लिए। और अभी अन्य दलों की स्थिति है कि वो लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि अभय त्रिपाठी को कौन हरा सकता है, वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो उनकी पराजय तो ऐसे हो चुकी है, हम चुनाव जीत चुके हैं। अब ये है कि आने वाले 3 नवंबर को भी तय हो जाएगा। उधर कानपुर देहात की घाटमपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के कृपा शंकर संखवार और बीएसपी के कुलदीप संखवार ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले दोनों ही उम्मीदवार ने सख्ती का प्रदर्शन किया और जीत के दावे किए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अफवाहों के दम पर, झूठ के दम पर के ये चुनाव पिछला जीता था। अब पूरी पब्लिक घाटमपुर की नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जान चुकी है। इनके झूठ का पर्दा उठ गया है और अब ये कहीं भी जीतने वाले नहीं हैं। घाटमपुर सीट ही इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये मैं वहाँ की पब्लिक और वहाँ के लोगों के विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। हमारे 2 सीनियर लीडर हमारे साथ में हैं, माननीय सांसद राजाराम पाल जी और माननीय सांसद राकेश सचान जी। इनका सहयोग है, आशीर्वाद है हमको। मैं वहाँ पर रहा हूँ, मैंने काम किया है और मैं रात दिन वहीं रहता हूँ। वहाँ के अलावा मेरा और कहीं कोई न निवास है, न कहीं कोई मकान है, न कहीं कोई दुकान है। मैं रात में भी वहीं रहता हूँ, दिन में भी वहीं रहता हूँ। देवरिया सदर की सीट बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन से खाली हुई है, जबकि घाटमपुर सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री रही कमला रानी वरुण की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में सिनेमा घर खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। लोग 15 अक्टूबर से फिर से बड़े पर्दे पर फिल्मों का मजा ले सकेंगे। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए उन्हें जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सिनेमा घरों में दर्शकों के लिए विशेष सीटिंग प्लान होगा। निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50% दर्शकों के साथ ही सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को देनी होगी।
कोरोना महामारी को लेकर जारी नियमों में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। इस कड़ी में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने को मंजूरी दे दी गई है। यूपी सरकार ने भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार एडवाइजरी जारी की है। इसे लेकर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। सिनेमाघर संचालकों को पूरी व्यवस्था करनी होगी। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ सिनेमाघर के भीतर चक्रीय प्लान तैयार कर दर्शकों को बैठाना होगा, यानी शारीरिक दूरी के नियम का पालन दर्शकों को करना होगा। सिनेमाघरों में दर्शकों को शतरंज की बिसाते की तरह बैठाया जाएगा। एक दर्शक के आगे, पीछे और दाएं बाएं दूसरा दर्शक नहीं बैठेगा। अधिकतम 50% दर्शकों के साथ ही सिनेमाघर खोले जाएंगे। दर्शकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क के सिनेमा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। दर्शकों को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। शो शुरू होने से पहले कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को देनी होगी। कोरोना के लक्षण मिलते ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल जोन को इसकी तुरंत सूचना देनी होगी। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में कोविड हेल्प डेस्क बनेंगे और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम होगा। हर शो के बाद सिनेमा हॉल को सैनिटाइज करवाना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को ही खोलने की मंजूरी होगी। प्रयागराज में मोबाइल चोरी के शक में लोगों ने 5 युवकों की लाठी, डंडों और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। निशान चढ़ाने पड़िला महादेव मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का मोबाइल चोरी करने के शक में 5 युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने युवकों को डंडे और लात जूतों से जमकर पीटा। खबरों के मुताबिक युवक की जेब से मोबाइल निकालने के शक में एक लड़का पकड़ लिया गया। चोरी के आरोप में उसे पकड़कर लोग पीटने लगे। बीच बचाव में उसके 4 अन्य साथियों को भी श्रद्धालुओं ने पकड़ लिया। इसके बाद 5 युवकों को जमकर पीटा गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस हरकत में आई और दोनों ही पक्षों से 10 संदिग्धों को पकड़ लिया गया। जिनके साथ ये घटनाएं हुई, उन लोगों को पीटा है और ये खराब बात है। पुलिस को उनको सूचना देनी चाहिए थी। इस तरह से बर्बरतापूर्वक मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। इसके बारे में मैंने थानाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। एक तो जो महिलाएं जिन पे ये है कि जो ये काम करती थी चोरी का, उनको, और साथ में जो लोग मारपीट किए हैं 3 व्यक्ति, उनको जो मार्केट के जिन्होंने मारपीट में शामिल रहे हैं, उनको गिरफ्तारी की। उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई हो रही है और वो पता कर रहे हैं जिन लोगों को चोट लगी है, और उन लोगों का पता चल जाता है तो उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा कायम करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला शहर से 20 किलोमीटर दूर थरवई थाना क्षेत्र के पड़िला इलाके का है। जिस दौरान 5 युवकों को पीटा जा रहा था, मेले में आए लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। किसी ने पूरी घटना का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मकसद गरीबों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि देश के विकास को गति दी जा सके। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रशासनिक हीला हवाली के कारण योजनाओं का लाभ या तो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, या फिर इसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। बलिया में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बलिया के टीका देवरी नागपुरा गांव की महिलाओं का कहना है कि पात्र होने के बावजूद उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। सभी जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद भी उनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर पात्र व्यक्ति को घर दिया जाएगा। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दूर भी किया जाएगा। वो प्रधान के ये हमने से जो मिलेगा तो ये कहेगा कि हमारी जैसे इच्छा करेगा उसके हमको लोन देगा। तुम्हारी से हमारा मतलब नहीं है। कैसा घर है आपका? मड़ई। हाँ। कैसे रहते हैं आप? कैसे रहते हैं? गुजर सफर करते हैं। आवास की जरूरत है आपको? हाँ, हमें जरूर है सर। ठीक है, हम दिखवा लेते हैं। हमने पहले भी इसकी जांच ऑलरेडी करवाई हुई है और अगर ऐसी स्थिति है कि कुछ पात्रों का नाम अगर छूट गया है तो उसको भी हम दिखवा लेते हैं, उनका नाम इंक्लूड। अगर सरकार की योजनाएं गरीब लोगों तक पहुंचती हैं तो न सिर्फ उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो गरीबों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को 100% सफल करें। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।